जंक्शन की कंडीशन आ रही है कि जो हमारे पास ऐसी कंडीशन है जो न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और मसल्स के दरमियान मसल्स के दरमियान जो जंक्शन होता है उसमें जो बीमारी आ जाए, उसमें जो कंडीशन आ जाए तो उसका नाम न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है। याद रहे, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक दो किस्म के न्यूरॉन होते हैं। एक न्यूरॉन का नाम है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और दूसरे का नाम है हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और दूसरे का नाम है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मैं अगर बात करूं या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की अगर हम बात की जाए तो प्री साइनेप्टिक जो पहले होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक बाद में होते हैं। प्री साइनेप्टिक पर हमारे पास रिसेप्टर पाए जाते हैं और उस रिसेप्टर्स का नाम है कौन सा रिसेप्टर? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। जो से रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन के होते हैं उनका नाम एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर के साथ साथ हमारे पास कुछ रिसेप्टर के साथ साथ हमारे पास कुछ चैनल्स होते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम पोस्ट सिनेप्टिक से हमारा काम नहीं है, हमारा प्री से काम है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैल्शियम चैनल। उसे हम कैल्शियम चैनल कहते हैं। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होते हैं और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से हमारे पास कैल्शियम चैनल्स होते हैं। याद रहे, हर वो ऑटो एंटीबॉडी की कंडीशन जिसमें हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो है वो अगेंस्ट होती हैं, ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट द रिसेप्टर या अगेंस्ट था चैनल, तो इस कंडीशन में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हो जाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक हो जाता है। अगर वो ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के हैं तो उस डिजीज़ का नाम हमारे पास है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस किसे कहते हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास एंटीबॉडी अगेंस्ट होती है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की। जब एंटीबॉडी हमारे पास अगेंस्ट होती है कैल्शियम चैनल के तो उस कंडीशन का नाम है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। अभी डिटेल से हम पढ़ते हैं कि माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में क्या होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस में आपको शॉर्टली बताऊं कि माइस्थीनिया ग्रेविस में एंटीबॉडी किसके खिलाफ हुई? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ हुई। और ये ज़्यादा कब होती है, किन में सीन होती है? ज़्यादातर ये हमारे पास वुमेन में ज़्यादा से ज़्यादा सीन होती है। इनके फीचर्स की मैं अगर बात करूँ, देखिए एसिटाइलकोलिन के खिलाफ हमारे पास एंटीबॉडी बन गई है तो एसिटाइलकोलिन अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो जो नॉर्मल कंट्रैक्शन हो रही है वो नहीं होगी और वो बहुत जल्द थक जाएगा, तो हमारे पास उस पर्सन से मसल्स वीकनेस की कंडीशन डेवलप होगी। उसके मसल क्या हो जाएंगे? मसल वीकन हो जाएंगे और वक्त के साथ साथ वर्सन हो जाएंगे। उसका जो वर्क पावर है वो वर्सन हो जाएगा। लेकिन जो ही वो पर्सन रेस्ट करता है, रेस्ट करने के साथ उसमें क्या हो जाता है? इम्प्रूवमेंट्स आती है। वो रेस्ट करने के बाद सीधे इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि ये हमारे पास इस मसल में रेस्ट में थक जाते हैं तो ये हमारे पास आई मसल भी थक जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टॉसिस, फॉलिंग ऑफ आईलिड। और इसके साथ हमारे पास डिप्लोपिया की कंडीशन भी आती है। डिप्लोपिया की कंडीशन भी आती है, मसल वीकनेस, हमारा टॉसिस हो जाता है। और सिम्टम्स हमारे पास क्या देंगे? हमारे पास आपने क्या देना ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपने डायरेक्ट जो एंटीकोलिनेस्टेरेज जो है वो आपने इंजेक्ट कर देना है। एंटीकोलिनेस्टेरेज इसलिए देना है कि एंटीकोलिनेस्टेरेज का फंक्शन ये है कि जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज है उसके फंक्शन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। एसिटाइल कोलिन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा, रिसेप्टर को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा और वो फंक्शन नॉर्मल परफॉर्म करेगा। तो एंटीकोलिनेस्टेरेज देना है। और ये हमारे पास थायमेक्टोमी, इसकी अगर मैं बात करूँ, थाइमस जो है, अगर हम थाइमेक्टोमी करें तो थाइमेक्टोमी से ये कंडीशन क्या होती है? इम्प्रूव। क्यों? थाइमेक्टोमी से कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि थाइमस में पता है कि टी सेल बनते हैं और टी सेल मैच्योर होते हैं। अभी थाइमस नहीं होगा, टी सेल मैच्योर नहीं होंगे, टी सेल मैच्योर नहीं होंगे और वो अपने ही सेल के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, तो वो हमारे पास टी सेल नहीं है, सही, तो काम नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन से हमारे पास इंप्रूवमेंट आती है। थाइमिक हम हाइपरप्लेशिया से कंसल्टेड ये कंडीशन है, थाइमोमा की कंडीशन से कंसल्टेड ये कंडीशन है। तो अभी दूसरी जो कंडीशन है उसका नाम, इसमें तो मसल वीकनेस हो जाती है डायरेक्ट और ये इंप्रूव होती है रेस्ट के साथ। याद रहे, जो ये है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो रहा है। कैल्शियम चैनल न्यूरोमस्कुलर पे ब्लॉक हो गया। जो ही कैल्शियम चैनल हमारे पास ब्लॉक होगा तो हमारे पास क्या फीचर्स आएंगी? हमारे प्रीचर में तो हमारे पास प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस आ जाएगी।
प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस तो आ गई है, लेकिन याद रहे कि वो हमारे पास दिस प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस डू नॉट इम्प्रूव, ये हमारे पास इम्प्रूव नहीं होगी। दिस प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, ये प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस जो है इट विल डोंट इम्प्रूव विद एंटीकोलिनेस्ट्रेस। ये एंटीकोलिनेस्ट्रेस से इम्प्रूव नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर तो एसिटाइलकोलिन का काम ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एसिटाइलकोलिन का काम नहीं है, एसिटाइलकोलिन का काम नहीं है, तो ये इम्प्रूव नहीं होगी। और साथ साथ ये कंडीशन हमारे पास कैंसर से कंसल्टेड है। अगर हम कैंसर जो पोस्ट सिनेप्टिक को न्यूरॉन को ब्लॉक कर रहा है, अगर वो कैंसर की हम रिजेक्शन कर देते हैं, रिमूव कर, तो ये कंसीडर कंडीशन हमारे पास ट्रीटमेंट हो सकती है, ट्रीट हो सकती है। तो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम एक ऐसी सिंड्रोम है जो वक्त के साथ साथ वर्सन नहीं हो रही। वर्सन तो वो वाली हो रही है जो हमारे पास काम करने के साथ थक जाता है मसल, और फिर रेस्ट कंडीशन में आता है, और रेस्ट कंडीशन इंप्रूव हो जाता है। फिर प्टोसिस और डिप्लोपिक कंडीशन, यहाँ पर ये डू नॉट इम्प्रूव एंटीकोलिनेस्ट्रेज, ये हमारे पास एंटीकोलिनेस्ट्रेज देने से इंप्रूव नहीं होते। और जो कैंसर आया है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में प्रॉक्सिमल मसल को इफेक्ट कर रहा है, वो आप अगर रिमूव कर दें तो उसकी ट्रीटमेंट से ये कंडीशन ट्रीट हो सकती है।